निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 16 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पेज नंबर 1 से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून लाने के फैसले के ऊपर यह आर्टिकल है। इसे हम चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही पेज नंबर 15 पर वित्त मंत्री ने जो कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं की हैं, तो उद्योग के तरफ से क्या प्रतिक्रिया वैसे घोषणाओं को लेकर आई, इन दोनों आर्टिकल्स को हम मिलाकर चर्चा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के संकट के चलते उत्पन्न आर्थिक संकट को कम करने के लिए, आर्थिक संकट का निदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि अर्थव्यवस्था को एक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के रूप में सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही बहुत लंबे समय से पेंडिंग कई ऐसे कृषि सुधार थे जिनकी घोषणा सरकार ने की है। केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून बनाने की बात की गई है जिसमें कि अंतर्राज्यीय व्यापार हो सकेगा कृषि उत्पादों का, कृषि उत्पादों के इंटरस्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार को इसमें मंजूरी दी जाएगी। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब अनुबंध कृषि, इसको फैसिलिटेट करने के लिए, अनुबंध कृषि की सुविधा देने के लिए एक कानूनी ढांचे को भी बनाया जाएगा। तो एक केंद्रीय कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा जिसमें कि कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय कारोबार और इससे संबंधित कानूनी ढांचा संभव हो सकेगा। अनुबंध कृषि का तात्पर्य होता है जिसमें कि कृषक उत्पादक कंपनियों से या वैसे खरीदारों से फसल की बुआई के पूर्व ही फसल का दाम और फसल की मात्रा को तय कर लेते हैं। पहले से ही दोनों पक्षों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि फसल की कटाई के बाद उक्त मात्रा में फसल की खरीद या कृषि उत्पाद की खरीद जो है वह अन्य पार्टी के द्वारा, खरीदार के द्वारा कर ली जाएगी। तो यह पूर्व से अनुबंध होता है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को अनुबंध कृषि कहते हैं। केंद्र सरकार का इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसमें निवेश केंद्र सरकार के द्वारा करने की योजना है जिससे कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो खेत संबंधी या फार्म संबंधी जो ढांचा है, फार्म संबंधी ढांचे का तात्पर्य होता है, फार्म गेट का तात्पर्य होता है खेत या खेत से नज़दीक में स्थित वैसे भंडार गृह या वैसे कृषि संबंधी ढांचे को हम फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। यानी फार्म गेट का तात्पर्य होता है कि किसान जहाँ पर फसल उपजा रहा है, कृषि उत्पाद कर रहा है, वहीं पर से उसकी बिक्री कर दे, यानी कि वहीं पर से उसके खरीदने बेचने का कार्य हो जाए, तो उसे हम फार्म गेट कहते हैं। तो फार्म गेट संबंधी ढांचे का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इससे साथ ही मछली पालकों को, पशुपालकों को, सब्जी उगाने वाले को और मधुमक्खी पालने वालों को और इससे संबंधित जो अन्य गतिविधियां हैं उसके लिए जो लॉजिस्टिक की आवश्यकताएं होती हैं उसमें भी सहयोग किया जाएगा। यानी कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म गेट अवसंरचना का विकास करना और इसके साथ मछली पालकों, पशुपालक, सब्जी उत्पादकों और मधुमक्खी पालकों और संबंधित गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक की आवश्यकता को और ज़्यादा मजबूत करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। जो ये घोषणा की गई है तो इसमें पूर्व में भी बजट में जो घोषित स्कीमें हैं वो भी शामिल हैं और इस प्रकार के जो वर्तमान की भी योजनाएं हैं उनका भी विस्तार इस घोषणा के माध्यम से किया गया है। यानी जो कृषि क्षेत्र के लिए पहले से बजट में राशि आवंटित थी उसको भी इस घोषणा में शामिल किया गया, 1.5 लाख करोड़ के पैकेज में वह भी शामिल है। और साथ ही जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र की योजनाएं हैं उनका भी विस्तार कर इस योजना से उसे जोड़ा गया है। अगर हम डीरेगुलेटिंग प्रोड्यूस की बात करें तो केंद्र सरकार ने कई कृषि उत्पादों को डीरेगुलेट यानी कि नियंत्रण से मुक्त कर देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 6 प्रकार के कृषि उत्पादों की बिक्री को वह डीरेगुलेट कर देगा, यानी कि नियंत्रण मुक्त कर देगा। यह 6 प्रकार के कृषि उत्पाद क्या हैं? तो अनाज है, सेरल्स हैं, खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल, तिलहन है, दाल, प्याज, आलू। तो यह 6 प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव लाकर इन्हें सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी इनके ऊपर जो
मूल्य का निर्धारण का नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता था, अब उन्हें इस नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिससे कि किसानों के आय में वृद्धि हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में आर्टिकल में बताया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम ऐसे समय पर लाया गया था जबकि भारत में खाद्यान्न संकट था, लेकिन वर्तमान के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग, लंबे समय से यह लंबित कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग रही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव लाकर वस्तुओं को, कृषि उत्पादों को नियंत्रण मुक्त किया जाए, डीरेगुलेट किया जाए। आर्टिकल में यह मुख्य बात जो बताई गई है कि ऐसे सुधार तो स्वागत योग्य हैं, परंतु वर्तमान के समय में किसानों को वर्तमान संकट का सामना करने के लिए इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, यानी तत्काल सहयोग की आवश्यकता है, और ऐसे सुधार तत्काल सहयोग पहुंचा पाने में संभव नहीं हो पाएंगे। यह दीर्घावधि सुझाव है, दीर्घावधि सुधार है, रिफॉर्म्स हैं जो कि एक लंबे अवधि में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने का कार्य करेंगे, परंतु वर्तमान में जिस कृषि संकट से किसान गुजर रहे हैं, तो तत्काल में उन किसानों को इन सुधारों से कोई लाभ शायद ना मिले। स्टॉक लिमिट की अगर हम बात करें तो सरकारों के द्वारा कृषि उत्पादों के लिए स्टॉक सीमा तय की जाती है। तो अभी जिन कृषि उत्पादों की हमने बात की, सरकार ने फैसला किया है कि इन कृषि उत्पादों के ऊपर से स्टॉक सीमा भी हटा ली जाएगी, स्टॉक सीमा नहीं लगाई जाएगी, और यह बस स्टॉक सीमा केवल किसी राष्ट्रीय आपदा या फिर अकाल या कृषि उत्पादों के मूल्य में असामान्य वृद्धि, बहुत तेज वृद्धि की ही स्थिति में यह स्टॉक सीमा लगाई जाएगी, अन्यथा इन 6 उत्पादों पर से, कृषि उत्पादों पर से स्टॉक सीमा हटा ली जाएगी। यह भी केंद्र सरकार ने फैसला किया है। इसके साथ ही संसाधकों एवं निर्यातकों के ऊपर भी यह स्टॉक सीमा अप्लाई नहीं होगी, यानी कि प्रोसेसर जो होते हैं, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं और जो कृषि उत्पाद के निर्यातक होते हैं, तो उनके ऊपर भी यह स्टॉक सीमा नहीं लगाई जाएगी। इससे क्या होगा कि कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और कृषि संस्करण उद्योग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, उसमें अवसर में भी वृद्धि होगी, किसानों के पास भी अधिक अवसर होगा और उद्योगों और निर्यातकों के पास भी अधिक अवसर होगा। इससे ओवरऑल जो एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर है, कृषि संस्करण क्षेत्र है, और एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर है, कृषि निर्यात क्षेत्र, दोनों को बल मिलेगा। केंद्र सरकार एक मॉडल एक्ट के माध्यम से कई समय से कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कि यह राज्यों को मॉडल एक्ट को स्वीकार करने, अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। अब एक केंद्रीय कानून के माध्यम से केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि वह किसानों को अधिक आकर्षक कीमतों पर अपने उत्पादों को बेच पाने में सहयोग कर सके, और साथ ही जो वर्तमान में मंडी सिस्टम है, यानी कृषि उत्पादों की बिक्री मंडी में लाकर किसानों के द्वारा की जाती है और उसे उस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है, तो वर्तमान के मंडी प्रणाली के से भी हटकर अन्य तरीकों से कृषक अपने उत्पाद को बेच पाएं, अधिक से अधिक लाभ कमा पाएं आकर्षक कीमतों के ऊपर। तो इस केंद्रीय कानून का लक्ष्य यह होगा। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बाधा रहित व्यापार, कृषि उत्पादों में अंतर्राज्यीय बाधा रहित व्यापार को सुनिश्चित करना और ई ट्रेडिंग को, यानी ई व्यापार को सुनिश्चित करना इस केंद्रीय कानून का लक्ष्य होगा। ई ट्रेडिंग का तात्पर्य होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री। तो ई ट्रेडिंग, अंतर्राज्यीय बाधा रहित कृषि उत्पादों का व्यापार और साथ ही किसानों के लिए आकर्षक कीमतों पर कृषि उत्पादों को बेच पाना, कृषि उत्पादों की बिक्री, इस केंद्रीय कानून का लक्ष्य होगा। अब बात करेंगे क्या केंद्र सरकार को इस प्रकार के कृषि विपणन संबंधित कानून को बनाने का अधिकार है। जैसा हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है, कृषि विपणन, यह राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें यह राज्य सूची का विषय है, जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार यह केंद्रीय सूची में आता है। तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो कि संविधान में 3 सूचियां हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो कृषि विपणन जो है यह स्टेट लिस्ट में आता है, यह पीटी प्रीलिम्स परीक्षा के भी हिसाब से यह बिंदु महत्वपूर्ण है, और अंतर्राज्यीय व्यापार कारोबार जो है वह केंद्रीय सूची में आता है। इसलिए अंतर्राज्यीय व्यापार के ऊपर केंद्र सरकार को
कानून बनाने की शक्ति है और उसने इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक केंद्रीय कानून अंतर्राज्यीय बाधा रहित कृषि व्यापार को लेकर बनाने का फैसला किया है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कानून की बात करें, अनुबंध कृषि से संबंधित जो कानून आएगा, तो इसका लाभ क्या हो सकता है, आगे के बिंदुओं में उसकी चर्चा करते हैं। इससे किसानों को एक तरीके से एश्योर्ड कीमतें मिलेंगी, यानी कि तय कीमतों के ऊपर उनके कृषि उत्पाद की बिक्री हो सकेगी। प्राइस अनसर्टेनिटी यानी कीमतों में अनिश्चितता नहीं रहेगी। बाजार में भले ही उतार चढ़ाव कीमतों में हो, लेकिन किसान को तय कीमत के हिसाब से, अनुबंध में जो तय कीमत है उसके हिसाब से उन्हें अपने उत्पाद का कीमत मिल पाएगा। और साथ ही क्वांटिटीज के ऊपर भी, यानी कि कृषि उत्पाद की मात्रा भी, कई बार ऐसा होता है कि किसान जितना उपजाते हैं या कृषि उत्पाद जितना उत्पन्न होता है उतने की बिक्री नहीं हो पाती। तो अनुबंध कृषि में कीमतों को लेकर और क्रय किए जाने वाले, खरीदे जाने वाले कृषि उत्पाद की मात्रा को लेकर भी पहले से अनुबंध होता है, यानी फसल की बुआई से पहले ही वह अनुबंध किसानों के और खरीदार के बीच में हो जाता है। तो इससे किसानों को एश्योर्ड इनकम होगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी इनपुट और तकनीक के रूप में निवेश करने का लाभ मिल पाएगा। निजी क्षेत्र के द्वारा भी इनपुट्स में, यानी कृषि इनपुट जो कारक होते हैं उत्पादन के, है ना, बीज हैं, तकनीक हैं, तो उनमें निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सरकार के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि के कानून से। और इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कंज्यूमर्स को भी, उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। एक तो कि सप्लाई चेन के, आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत होने से और वस्तुओं की उपलब्धता, कृषि उत्पादों की उपलब्धता बाजार में बने रहने से उपभोक्ता को भी कृषि उत्पादों का संकट या कमी नहीं आएगी, उनकी मांग की पूर्ति नियमित रूप से होती रहेगी, जिससे कि कृषि उत्पादों के मूल्य में भी एक स्थिरता बनी रहेगी। तो मूल्य में स्थिरता होने से भी इसका लाभ कंज्यूमर्स को भी, उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। इसके साथ यह कृषि खाद्य संस्करण लिंकेज जो है उसको भी मजबूत करेगा, यानी कृषि क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र के बीच में जो अंतर संबंध, जुड़ाव है, उसको भी मजबूत करेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक वैज्ञानिक कृषि को भी बल मिलता है, जिसके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी कृषि उत्पादों के एक नियमित उपलब्धता बनी रहती है और वैसे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि एक पूर्व से निश्चित, पूर्व निर्धारित गुणवत्ता एवं मात्रा में कृषि उत्पादों की बहुलता, उपलब्धता अगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मिलती है तो वैसे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ साथ मांग आधारित मूल्य वर्धित कृषि को भी मजबूती मिलती है। मांग आधारित मूल्य वर्धित कृषि का तात्पर्य होता है वैसी कृषि जिसमें कि कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन किया गया हो, वैल्यू एडिशन किया गया हो, प्रसंस्करण करके गुणवत्ता में वृद्धि करके, और वैसी वस्तुएं जो कि मांग आधारित हो, बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा उसकी मांग हो। तो मांग आधारित मूल्य वर्धित कृषि में भी लाभ मिलेगा। इसके साथ जो एक महत्वपूर्ण लाभ इसका है, आर्टिकल में, पेज नंबर 15 वाले आर्टिकल में जो उद्योग की तरफ से रिस्पॉन्स आया है उसमें बताया गया है कि इसके कारण जो फसल की कटाई के बाद नुकसान होता है और फसल की बर्बादी होती है, उसका भी शमन करने में, उसमें भी कमी लाने में सहायता मिलेगी। किस प्रकार से मिलेगी? तो साइंटिफिक स्टोरेज को, यानी कि वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का विकास करके उसे बढ़ावा देकर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी कि कटाई के उपरांत जो नुकसान होता है, क्षति होती है और फसलों की बर्बादी होती है, तो उसका शमन किया जा सकेगा, उसे रोका जा सकेगा। यह कुछ महत्वपूर्ण लाभ जो है ऐसे केंद्रीय कानून के इसमें बताए गए हैं। इसके साथ ही जो एग्रीगेटर्स होते हैं, एग्रीगेटर्स का मतलब होता है समूहक, किसी उत्पाद या वस्तु को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसके ट्रांजैक्शंस को, उसमें खरीद बिक्री, लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म्स को समूहक बोलते हैं, एग्रीगेटर्स। जैसे कि कार के, कैब के एग्रीगेटर्स हैं, उसी प्रकार से फूड डिलीवरी के, खाद्य पदार्थों के वितरण के क्षेत्र में समूहक हैं, एग्रीगेटर्स हैं। तो वैसे एग्रीगेटर्स को सीधी बिक्री भी किसान कर सकेंगे, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से कई लाभ जो हैं आपको ऐसे केंद्रीय कानून के इस आर्टिकल में बताए गए हैं। और इन सारे चीज़ों को अभी दीर्घावधि सुधार के रूप में इसलिए शामिल करने के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला जा रहा है क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन के समय, जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, इसके कारण किसानों को अपने उत्पादों को बाजारों में, मंडियों में ले जाकर बेचने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि उनके आय की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। वैसी परिस्थिति में
कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कई अन्य प्लेटफॉर्म्स को, कई मल्टीपल चैनल्स को, यानी कि अन्य भी चैनल्स के विकास करने की आवश्यकता है। बहुत अर्जेंट नीड है, तत्काल रूप से उसकी आवश्यकता है। तो इन आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने एक केंद्रीय कानून के द्वारा अंतर्राज्यीय बाधा रहित कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने का फैसला सरकार ने किया है। अब यह महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आपको कृषि उत्पादों के भंडारण, परिवहन एवं विपणन संबंधित जो टॉपिक है, प्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रश्न आ सकता है। अनुबंध कृषि को लेकर सीधा प्रश्न आ सकता है कि अनुबंध कृषि क्या है, सरकार के द्वारा क्या पहल लिए जा रहे हैं इसके माध्यम से इस क्षेत्र में। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के क्षेत्र में अगर हम वीकर सेक्शंस के कल्याण की बात करें तो उस संबंध में भी आपसे यह पेपर 2 में सामान्य अध्ययन में पूछा जा सकता है, क्योंकि कृषकों को भी कमजोर वर्ग का ही एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में तकनीकीकरण, तो कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के भी विकास से संबंधित प्रश्न में आप अनुबंध कृषि का उल्लेख कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की, आवश्यक वस्तु अधिनियम की, तो इसका उल्लेख भी आप अपने उत्तर में अवश्य कर सकते हैं, जहां पर कि कृषि क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की बात हो, भंडारण और विपणन की बात हो। लाभ की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या क्या लाभ हो सकता है, अनुबंध कृषि के क्या क्या लाभ हैं, तो यह 5-6 बिंदुओं का आप सीधा उल्लेख अपने उत्तर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामान्य अध्ययन मुख्य रूप से पेपर 3 से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल जो कि आपको पेज नंबर 15 पर आया है, विश्व बैंक के द्वारा केंद्र सरकार को $1 बिलियन की अतिरिक्त ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है कोविड-19 में राहत प्रदान करने के लिए। पूर्व में भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1 बिलियन की राशि केंद्र सरकार को अप्रैल महीने में उपलब्ध कराई गई थी। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महामारी के निदान में जो योगदान है, आप उस संदर्भ में इस आर्टिकल को समझ सकते हैं। तो भारत सरकार के कोविड-19 राहत उपायों को, राहत कार्यों को सहयोग करने के लिए और जो सबसे गरीब तबका है, सबसे सुभेद वर्ग है, उसे वित्तीय राहत पहुंचाने के लिए, वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन, $1 अरब की राशि ऋण पर ली है। अगर हम बात करें कि इस पैसे का खर्च कहाँ किया जाएगा, व्यय कहाँ किया जाएगा, तो भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र में सुधार लाने के लिए और इसे और अधिक एकीकृत, इसे वहनीय, पोर्टेबल बनाने के लिए और जो शहरी गरीब हैं उनके ऊपर यह सारे मतलब कि भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की मजबूती को केंद्रित करने के लिए इस राशि का उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो शहरी गरीब हैं उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का तंत्र बनाना जो कि ज़्यादा एकीकृत हो, वहनीय हो और ज़्यादा केंद्रित हो। जैसा अभी हमने चर्चा की कि बैंक ने, विश्व बैंक के द्वारा पहले से ही $1 बिलियन ऋण भारत को सहयोग के रूप में भारत के कृषि क्षेत्र के को मजबूत करने के लिए अप्रैल महीने में विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो कुल मिलाकर यह $2 बिलियन का ऋण विश्व बैंक के द्वारा भारत को कोरोना के नियंत्रण के लिए अब तक दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को वित्त प्रदान करने के लिए और इसके अंतर्गत जो कैश ट्रांसफर, जो नगद हस्तांतरण करने की योजना सरकार की है, या सरकार इसके द्वारा नगद हस्तांतरण कर लोगों को लाभ पहुंचा रही है, वंचित वर्गों को। इसके साथ ही मुफ्त में अनाज खाद्यान्न का वितरण केंद्र सरकार के द्वारा PMGKY के अंतर्गत किया जा रहा है, सुबेद समुदायों को, पेंशनर्स और श्रमिकों को। तो इस सारे केंद्र सरकार के कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राज्य सरकारों को भी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से सुभेद वर्ग को और अपने नागरिकों को अतिरिक्त नगद और वस्तुओं के रूप में लाभ पहुंचाने के लिए इस राशि का उपयोग सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही वहनीय सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालियों का विकास करने में, उन्हें मजबूत बनाने में भी विश्व बैंक के द्वारा दिए गए ऋण का उपयोग किया जाएगा। वहनीय सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहनीय सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालियों में आपको अभी जैसे PDS क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार की बात की जा रही है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं में जहां पर कि किसी भी राज्य के निवासी उस राज्य में जारी किए गए राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी दूसरे राज्य में अपने राशन
संबंधित जो इंटाइटलमेंट्स हैं, लाभ हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से यह पोर्टेबिलिटी लाता है, यह वहनीयता लाता है कि आप एक राज्य के निवासी होने के बावजूद भी दूसरे राज्य में भी उस योजना का, कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार के पोर्टेबल वहनीय सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालियों को भी मजबूत करने में केंद्र सरकार के द्वारा यह जो ऋण लिया गया है विश्व बैंक से, इसका उपयोग किया जाएगा। अगर हम देखें कि किस प्रकार से यह आपके सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 में जो अंतिम टॉपिक है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एजेंसियां, वहां पर आप विश्व बैंक और भारत के बीच में सहयोग और विश्व बैंक जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत के बीच में संबंध, आप उस बिंदु में इसकी चर्चा कर सकते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के द्वारा महामारी के नियंत्रण में किस प्रकार से विकासशील देशों को सहयोग किया जाता है और विकासशील देशों के अंदर किस प्रकार से गरीब और वंचित समुदायों तक सरकारी लाभ, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने में उनका क्या योगदान होता है, तो वहां पर इस प्रकार का उदाहरण देकर आप अपने उत्तर को और ज्यादा एनरिच कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह आर्टिकल आपके एक सुरक्षा एजेंसी, भारत के तटरक्षक बल, इसके ऊपर आया है। तो इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण बातें कोस्ट गार्ड के एक्सपेंशन से रिलेटेड, जो तटरक्षक बल है इसके विस्तार संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। कोस्ट गार्ड में जो जहाज़ों की संख्या है वह बढ़कर 150 हो गई है। तो एक प्रकार से जो तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल का विस्तार के संदर्भ में आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड में अभी एक जहाज और 2 अवरोधक नावों को शामिल किया गया है, जिससे कि तटरक्षक बल के कुल जहाज़ों और नावों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है और इसके पास पहले से ही 62 जहाज हैं। यानी ये टोटल स्ट्रेंथ भारत में कोस्ट गार्ड का, तटरक्षक बल का वर्तमान में है। नाव और जहाज़ों की संख्या 150 है। नाव और शिप्स की संख्या, समुद्री जहाज़ों की संख्या 150 है और हवाई जहाज़ों की, एयरक्राफ्ट की संख्या 62 है। इन जहाज़ों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए यानी कि EEZ की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तटीय सुरक्षा में इन्हें लगाया जाएगा और इसके साथ ही कोस्ट गार्ड चार्टर में, जो तटरक्षक बल का चार्टर है, उसके द्वारा तटरक्षक बल को जो दायित्व दिए गए हैं, तो वैसे दायित्वों का निर्वाह करने के लिए इन जहाज़ों को लगाया जाएगा। अगर हम EEZ की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी राष्ट्र के तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र में उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र का जो तट है, जो कोस्ट है, वहां से 200 मील की दूरी, 200 नॉटिकल मील की दूरी, जो कि एक हिसाब से 370 किलोमीटर होता है, तो 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक वह राष्ट्र समुद्री संसाधनों के उपयोग का विशेषाधिकार रखता है। तो उस जोन को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए, तटीय सुरक्षा के लिए और कोस्ट गार्ड चार्टर में अन्य दायित्वों के निर्वाह के लिए इन जहाज़ों का उपयोग किया जाएगा। अगर वर्तमान में हम कोस्ट गार्ड के एक्सपेंशन, विस्तार की बात करें, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माण कंपनी है, इसके द्वारा 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जा रहा है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल का तात्पर्य होता है वैसे पेट्रोल वेसल, वैसे निगरानी के जहाज जो कि समुद्र में ऑफशोर यानी तट से दूर निगरानी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, यानी गश्ती करते हैं। तो 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल का भी निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें की हाई स्पीड इंटरवेंशन यानी उच्च गति अवरोध, साथ ही निकट से गश्ती और लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए यानी कम तीव्रता के ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस का तात्पर्य होता है वैसे समुद्री ऑपरेशंस जहां पर कि अधिक संख्या में बल की आवश्यकता ना हो, तो वहां पर इनका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गई है कि समुद्र में जैसे तेल रिसाव के कारण प्रदूषण होता है, तो तेल रिसाव की स्थिति में भी ऐसे जहाज़ों को इतना सक्षम बनाया जा रहा है कि यह सीमित रूप से प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को अपने साथ कैरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रक्षा बलों का योगदान जो है यह पर्यावरण के भी संरक्षण में, प्रदूषण के भी नियंत्रण में होता है। तो यह बिंदु भी आपको
जैसे अगर आपसे डिफेंस फोर्सेस के या रक्षा बलों के अगर संबंधित प्रश्न है तो आप उनके पर्यावरण संरक्षण संबंधित भूमिका को भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तटरक्षक बल के विस्तार संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत के विभिन्न शिपयार्ड में यानी कि पोत कारखानों में लगभग 40 जहाज जो है वह तटरक्षक बल के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के निर्माण के अलग अलग स्टेजेस पर चरण पर अभी हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 16 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स का भी निर्माण कोस्ट गार्ड के लिए किया जा रहा है। तो यह सब आप कोस्ट गार्ड के तटरक्षक बल के विस्तार संबंधित प्रश्न में आप इन जानकारी को शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विस्तार से क्या होगा कि जो तटरक्षक बल है उसकी निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी और इसके साथ ही जो अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील समुद्री चुनौतियां हैं, एवर डायनेमिक मैरीटाइम चैलेंजेज हैं, उनका भी सामना करने में कोस्ट गार्ड को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो यह प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के पेपर 3 से यह जुड़ा हुआ है, जिसमें कि विभिन्न सुरक्षा बलों, एजेंसियों और उनके कार्य दायित्व के बारे में जो टॉपिक है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, उससे यह संबंध सीधे रूप से संबंध रखता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड के विस्तार में या मैरीटाइम सिक्योरिटी में समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या पहल किए जा रहे हैं, कोस्ट गार्ड की भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए। तो वहां पर आपको इन तथ्यों का स्पेसिफिक वहां पे विशिष्ट उल्लेख करना पड़ेगा, विशेषकर इन तथ्यों को का उल्लेख करना पड़ेगा। सामान्य रूप से उत्तर में बिंदु लिखने से अंक कम मिलते हैं। अगर आप अपने